नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल मिरर। इसमें मैं आपसे विभिन्न पॉलिटिकल जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में बात करता हूं। और इससे पहले कि मैं मुख्य बात चालू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंदर यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की बात। आप मेरा जो टॉपिक जो हेडिंग है वो देखकर चौंक गए होंगे कि क्या किस तरह से मोदी जी और अडानी का इन्फ्लुएंस इतना है कि हिंडनबर्ग कॉरपोरेशन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अचानक कल एक खबर आई, यानी 15 तारीख को एक खबर आई कि हिंडनबर्ग कॉरपोरेशन जो कि 2023 से भारतीय पटल पर आया था और जिसने काफी कुछ हंगामा किया था, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। उनके जो मालिक हैं या जो प्रमोटर हैं, नाथन एंडरसन ने अचानक ये डिस्क्लोज ये घोषणा की कि मैं अपनी कंपनी को बंद कर रहा हूं। और उन्होंने वैसे विशेष कारण तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि मैं अब मुझे पास कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो इसके कारण मैं इसको कंपनी को बंद कर रहा हूँ और मैं क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ में बिताना चाहता हूँ। अब मैंने इतना पैसा तो कमा लिया है कि मैं अपने सारी जिंदगी भर बैठ कर खाना खा सकूं, खा पी सकूं, आराम की ऐश की जिंदगी जिला सकूं। वास्तव में उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। ये बेसिकली कंपनी शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी रखते हैं तो बुल्स और बियर्स दो चीज होती है वहां पे। बुल्स हैमरिंग, बुल्स जब मैदान में आते हैं तो शेयर वो खरीदी करते हैं और मार्केट में उछाल आता है। और जब बियर हैमरिंग होती है, जिसको बियर हैमरिंग करते हैं, जब बियर अपना डंडा चलाते हैं तो शेयर मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ये एक बियर था, बुल शेयर मार्केट का बियर था जो शॉर्ट सेलिंग करता था। और शॉर्ट सेलिंग करके मान लो ऊंचे दरों पर शेयर की सेलिंग करके, और फिर बाद में जब उसके दाम घट जाते थे तो उनको शॉर्ट कवरिंग कर लेता था, वापस खरीद लेता था और जो डिफरेंस था वो उसको उससे मतलब उसको प्रॉफिट होता था। शेयर मार्केट में आप अगर यदि आपके पास शेयर नहीं भी है तो आप शेयर बेच सकते हैं। ऐसी ऐसा प्रावधान रहता है और बाद में आप उसको मार्केट से कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट बढ़ गया तो फिर आपको जो डिफरेंस है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए जो हिंडनबर्ग कंपनी करती थी वो रिसर्च अपने आप को कहती थी, लेकिन वो कुछ ऐसी अफवाहें फैलाती थी ताकि उस कंपनी की ये स्थिति हो कि वो कंपनी घाटे में जाने वाली है या कुछ इलीगल काम कर रही है या उस पर कुछ लीगल नोटिस आने वाले हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होने वाली है जिससे ये कंपनी डूब जाएगी तो इसका शेयर कम होगा। तो वो हायर प्राइसेस पे वो शॉर्ट सेलिंग करते थे और इस तरह से वो शेयर की दाम कम करवा कर खरीद लेते थे ताकि उनको फायदा हो सके। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके एक कोई बड़े इसमें मांगीलाल जी हैं, वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। उनके मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं उस मकान को 50 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि एक अफवाह फैलाऊंगा कि इस मकान में भूत रहते हैं, इसीलिए मांगीलाल जी इसको बेचना चाहते हैं। अब जो मार्केट में है वो लोग ये जाके चेक तो कर ही नहीं सकते कि वहां पे भूत है, क्योंकि भूतों से सबको डर लगता है। और क्या मुझे ही मालूम है कि वहां पे भूत नहीं है। तो जब उसके दाम धीरे धीरे गिरने जाएंगे, मांगीलाल जी उसको 1 लाख से 80 हजार, 80 लाख, 70 लाख और 50 60 लाख तक बेचने को तैयार हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं ही जानता हूँ, जनता नहीं जानती है कि उसमें भूत है या नहीं है, और मैं जानता हूँ कि उसमें भूत नहीं है, तो मैं फिर उसको 60 लाख में खरीद लूंगा। और बाद में जब मैं उसमें रहने जंग लग जाऊंगा और धीरे धीरे इस अफवाह खत्म हो जाएगी 60 लाख की, तो मैं फिर उसको वापस 1 करोड़ में बेच के 40 लाख रुपए का फायदा कमा लूंगा। तो इस तरह की ये शॉर्ट सेलिंग की अफवाह फैलाकर वो करते थे। और ऐसा ही उन्होंने अडानी समूह के बारे में किया 2023 में। और इससे अडानी समूह के जो शेयर्स थे उनकी कीमत करीब करीब मार्केट में 150 बिलियन डॉलर कम हो गई। इससे अडानी को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनको फर्क इतना ही पड़ा कि जो वो बाजार से पैसा उगाही करना चाहते थे उसको उन्होंने पोस्टपोन करना पड़ा और उसको शायद थोड़ी हल्की सी ज्यादा ब्याज दर पे लेना पड़ा। लेकिन जो सामान्य इन्वेस्टर था मेरे जैसा, उसके जो नेटवर्थ थी वो काफी इरेज हो गई। तो अ, इसका असल में यही हुआ। लेकिन इस मुद्दे को राहुल गांधी ने लपक लिया और फिर उन्होंने एक पूरा सेशन नहीं चलने दिया। और उसके बाद में उस पे कोर्ट में जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठाई, उसमें उसमें कुछ नहीं निकला। सेबी ने इंक्वायरी की, उसमें भी उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन राहुल गांधी जो है, जो कह चुके हैं कि वो उनकी फाइट अभी रिसेंटली दिल्ली के एक सभा में की, उनकी फाइट तो इंडियन स्टेट से है, जो जो जुडिशरी है, जो वैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर इनका कोई विश्वास नहीं है, तो वो इन पे विश्वास नहीं करते। तो इस सब के जो ये अभी का नहीं तब का ही मानना है उनका, तो उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलने दिया। और उस समय एक्चुअली अडानी
पर विशेष ध्यान एक तो हेडनबर्ग रिसर्च का इसलिए गया कि वो दुनिया के दूसरे या तीसरे ना सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए थे, और दूसरा ये था कि भारत में जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां थी, विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस, वो ये चाहते थे कि किसी तरह से अडानी के पीछे लगा जाए और कुछ इस तरह की रिपोर्ट आए। तो ये हो सकता है कि ये स्पॉन्सर्ड की गई हो रिपोर्ट कांग्रेस द्वारा, और इसके पीछे तीसरा जो हाथ था, ऐसा बताते हैं कि हिडनबर्ग वाज स्पॉन्सर्ड बाय सोरोस, जॉर्ज सोरोस। तो ये जो कि रेजिम चेंज में चाहता था, जो भारत में जिसने करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया था मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। मैं इसको तख्ता पलट ही करूँ कहूंगा, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ वो भी एक तख्ता पलट ही था। वो कोई स्टूडेंट्स आंदोलन की वजह से वहाँ की सरकार बदली थी, या शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा था। वो बेसिकली एक कू था जिसको तख्ता पलट कहते हैं। तो वो तख्ता पलट करने की भारत में भी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय राजनीति और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो कुछ खास विशेष नहीं कर पाया, और उस समय भारत सरकार भी काफी मजबूत थी। खैर, तो इस तरह से हिडनबर्ग, राहुल गांधी, अब अचानक उन्होंने क्या ये वास्तव में मोदी जी का असर था कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, या मोदी अडानी का इतनी इतनी दम है कि वो एक वहां की कंपनी भी बंद करवा सके? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में अब एक और इस बात हुई थी, जो रिसेंट की बात थी जिसपे फिर राहुल गांधी ने कुलांचे मारे थे। वो ये थे कि एक न्यूयॉर्क के कोर्ट ने, अटर्नी ने एक वहां पे केस एक्सेप्ट किया था, जिसमें एक आ गया था कि 5 स्टेट में अडानी ने, 5 या 4 स्टेट में अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेने के लिए वहां के नौकरशाहों को और पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी। और इसकी घोषणा उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नहीं बताई। तो ये एक धोखाधड़ी का मामला है, तो इस पर भी एक केस दर्ज किया गया था। और उससे फिर एक बार थोड़ा झटका लगा था अडानी के शेयर्स को। तो ये दोनों चीजें चल रही थी, हुई थी, जो फिर राहुल गांधी ने वही एक था कि, और जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने अपने पहले सेशन के भाषण में कुछ 10 या 12 पॉइंट बताए थे। उन्होंने कहा था कि हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो इस पर, इतने अच्छे भाषण पर, इतने अच्छे पॉइंट्स पर, जब प्रियंका गांधी से उसकी रिएक्शन पूछी गई थी, तो उसने कहा था कि अगर करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है तो वो अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जेपीसी बैठा देते। तो उनकी सुई केवल वहीं पे अटकी हुई है। अब वापस हिडनबर्ग इसलिए न्यूज में आया कि उनने अपनी दुकान बंद कर दी। उन्हें दुकान बंद करने का कारण ये है कि एक कांग्रेस वहां पे अमेरिका में, जब ट्रम्प जीत कर आ गए, और उनके एक हाउस ऑफ जुडिशियल कमेटी होती है, उसमें एक रिपब्लिकन मेंबर कांग्रेसमैन लांस गुडीज ने एक रिक्वेस्ट की अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को, कि जो न्यूयॉर्क में केस दायर किया गया अडानी के खिलाफ, उसकी सारी रिपोर्ट्स को सुरक्षित रखा जाए, जो भी उनकी जानकारी है उसको सुरक्षित रखा जाए। उनकी बाद में हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। मतलब उद्देश्य उनका कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने का। इसके चलते क्या हुआ कि वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा वहां पर जो अटॉर्नी बैठाया गया था, उसने रिजाइन कर दिया तुरंत। और इन सब के चलते हिडनबर्ग को लगा कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उसने अपनी दुकान बंद कर दी और आराम से कहीं चला गया। हालांकि जो इस तरह की जो रिसर्च वगैरह उसने की थी और जो रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, इसमें अमेरिकन में बिल्कुल ये वैधानिक है, और कोई भी ऐसा कर सकता है। अब इसके परिणाम किसको भुगतने पड़े वो जाने, लेकिन अमेरिका लॉ में इसका अ, पूरा प्रोविजन है। तो क्या इस तरह से राहुल गांधी और उन्होंने क्या, अब सीधा सीधा बात है, क्योंकि भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में 20 जनवरी के बाद बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ट्रम्प आ रहा है। और ट्रम्प वो जो एलिमेंट्स है अमेरिका में उनको बाहर कर रहा है, और जो अल्ट्रा लेफ्ट है उनको भी बाहर कर रहा है। और ये जो वो एलिमेंट्स हैं, ये जो रेजिम चेंज विभिन्न देशों में करते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन में किया। यूक्रेन में भी उन्होंने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हराकर इस जो जेलेनेस्की है उसको बैठा दिया था। और आप परिणाम तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, यूक्रेन की तबाही हो गई है। इसी तरह बांग्लादेश भी एक तरह से तबाही के कगार पर है, दिवालिया हो चुका है। और कहीं ना कहीं भारत उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर पूरा सपोर्ट नहीं करेगा तो बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी। और ट्रम्प के आने के बाद शायद वहां पर एक बार फिर से शेख हसीना वाजिद वहां पर वापस चली जाए और उनकी स्थिति में सुधार आए। तो सारा जो कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जो जॉर्ज सोरोस या इस तरह के जो लोग हैं अमेरिका में या दुनिया भर में, इनके ट्रम्प के आने से इनमें एक भय की स्थिति पैदा हो रही है, और ये कहीं ना कहीं अपने को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक डिफेंस कवर अपने आप पे बना रहे हैं। और इसमें श्रेणी में पहला हिडनबर्ग था, उसने दुकान बंद कर दी। और वो जो जज था,
उसने भी वहां पे रिजाइन कर दिया। तो इन सब के चलते अब जो भारत की स्थिति आई है इसमें मतलब हिडनबर्ग जैसे आदमियों के लिए कुछ लोग तो कहते हैं कुछ फिल्मी गाने भी इसके साथ जोड़ के कि उनकी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि मोदी ने डायरेक्टली हिडनबर्ग करने में ना तो नरेंद्र मोदी का हाथ होगा और ना ही अडानी का हाथ होगा, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो खुद अपने करनी के कारण वहां पे गया है, उन्होंने बंद किया है। और ऐसा नहीं है कि वो अभी चुप बैठ के और घर पे आराम करेगा। 6 8 महीने 10 महीने बाद जब स्थितियां थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तो वापस किसी दूसरे रूप में प्रकट होगा और अपना वो कार्य चालू चालू रखेगा। ओनली थिंग इज दैट कि इन्वेस्टर्स को अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसा सिंबल है जो भारत के आर्थिक स्थिति में जो बुरा असर फैलाने वाला एक एलिमेंट था वो हट गया है मैदान से। और डेफिनेटली ये राहुल गांधी और जो उनके तथाकथित गुट है जो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा था उनके माध्यम से उनको जरूर धक्का लगेगा। और मोदी जी डेफिनेटली जो कि कहा जाता था कि 240 सीटें उनकी घट गई है उससे वो कमजोर हो गए, तो वो वैसा नहीं है। और आज की तारीख में ये स्थिति है कि जो अब तक की गठबंधन सरकारें चल रही थी, जो 2000 1991 से लेके पहले नरसिम्हा राव, उसके बाद देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया ने मनमोहन सरकार में जितना समर्थन उनके साथी दलों का था उससे कहीं अधिक मजबूत स्थिति में आज नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि उनकी सीटें पिछली सीटों से करीब करीब 60 सीटों का उनका नुकसान हुआ है। और आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि बीजेपी, जिसको आप बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन लोटस कहते हैं, उसके जरिए खुद का 272 का आंकड़ा पार कर लेगी। और शिकार उनके टारगेट पे इस बार समाजवादी पार्टी रहेगी। ये मेरी आकलन है और एक बहुत बड़े एनालिस्ट का भी मानना है। तो देखिए क्या होता है आगे। इसी विचार के साथ आज मैं छोड़ जाता हूँ। मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।